So, a very good evening to one and all. We are again back with today's news in our daily news series. इस पर्टिकुलर सीरीज में हम करते क्या है, हम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से जो इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम है उसको हम पिक करते हैं, चूज करते हैं, उन्हें पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू एनालाइज करते हैं एंड देन वी ब्रिंग दीज करंट अफेयर्स न्यूज टू यू। अभी ये जो सीरीज है, दिस इज नॉट जस्ट अ न्यूज अपडेट, इसमें हम वेरियस पर्सपेक्टिव्स भी एनालाइज करते हैं जो शायद उस आर्टिकल में ना दिया गया हो। सो विद दैट लॉजिक लेट अस स्टार्ट टुडेज न्यूज। आपको पता है अभी दिवाली वीकेंड है, तो एज सच न्यूज पेपर में काफी कम ही आ रहे हैं, बट डिस्पाइट दैट वी हैव फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू नो फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। तो इफ आई लुक एट टुडेज न्यूज, पहला न्यूज जो हम कवर करेंगे इट इज ऑन ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडरिंग प्रेजेंट वर्ल्ड सिनारियो में। अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लेवल पे काफी ज्यादा टर्मोइल है। देयर आर वॉर्स हैपनिंग, देन देयर आर टैरिफ्स एंड सैंक्शंस बीइंग इम्पोज्ड. The rise of protectionism has seen a vehement growth in the past few months, if I may say so. In this circumstances, what is the role India and China play? और पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसका इंपॉर्टेंस क्या है? और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो चाइना ने प्रपोज किया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टिएनजिन समिट के दौरान, उसका बेसिक रोल क्या रहेगा इन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फ्रॉम आईआर या जीएस2 पर्सपेक्टिव, इट इज इंपॉर्टेंट अक्रॉस योर पेपर्स, क्योंकि जैसे अगर आप एथिक्स का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो ऑन इंटरनेशनल एथिक्स, दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी विल मूव टू H1B वीजा फी हाइक. अभी इट इज अगेन अ सिमिलर एग्जाम्पल या फिर वन ऑफ द मेजर्स जो कि यूएस लिया है अंडर दिस वेव ऑफ प्रोटेक्शनिज्म. इसमें हम देखेंगे H1B वीजा एग्जैक्टली होता क्या है or what is the impact not just on Indian companies but on American companies as well. And we will see that through a lot of data and examples, because यूपीएससी एग्जाम में सब्सटैंसिएशन आपके पॉइंट का बहुत नेसेसरी है, और वहां पे केस स्टडीज हुए, एग्जाम्पल्स हुए या फिर डेटा हुए, ये काफी ज्यादा काम में आते हैं. Then we will move to the Justice B.S. Chauhan committee report. The Leh violence which occurred on September 24th across the newspapers cover हुआ था. But as a UPSC aspirant, we need to see what legal course this particular action will take from now on, because a ad hoc judiciary committee has been appointed and it will broker the peace between the government and the organizations which are established in Ladakh. That is, एक तो ले का बॉडी हो गया और एक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो गया. So we will see why this committee has been formed and what were the essential demands before the Leh violence. Then we will move into India Egypt, because just now foreign minister of Egypt has had a meeting with the Indian PM, and in that IMEC या जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई है. तो IMEC इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. इनफैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसके वेरियस डायमेंशंस हैं, दैट वी विल सी एज द फोर्थ न्यूज. एंड देयर इज वन मोर न्यूज व्हिच इज नॉट रिटन हियर बट लास्ट मोमेंट एडिशन मैंने किया है, दैट इज विथ रिगार्ड टू रोटावैक वैक्सीन. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल immunization program of India as well. So what is the new research or study tell? That is what we are going to explore in this fifth news item. So let us start with the first news of today, that is on global governance initiative. If you want to contact me, give your answers to the question of the day which I send on the Telegram group. If you have any doubt regarding your prelims and mains preparation, just scan this QR code and get in touch with me. We can have a call or a meet if you're available in Delhi for your UPSC preparation. Now, let us start with the first news.
What does it tell? It tells better global governance led by China and India. तो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है ग्लोबल गवर्नेंस एंड सेकेंड इज चाइना एंड इंडिया एक्सिस. In the year 2025, China and India axis is a very important topic of discussion. The reason being, इंडिया चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ था ऑन अप्रैल 1st 1950. So we are completing 75 years of India China relationship. ग्लोबल गवर्नेंस के लेवल पे देखोगे, द यूएन विच हैज बीन द वॉइस ऑफ ऑल द पीपल एट द ग्लोबल लेवल, उसका भी 80 साल कंप्लीट हो रहा है इस ईयर. तो इट वाज फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू से इन 1945, तो 80 इयर्स हो रहे हैं. सो इन दिस रिगार्ड दिस आर्टिकल बिकम्स फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेटर ग्लोबल गवर्नेंस की जो बात की है इसमें, बिफोर मूविंग इनटू द इंडिया चाइना एक्सेस एंड द रोल इट प्लेस, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस. ग्लोबल गवर्नेंस होता क्या है, जरूरी क्यों होता है. नाउ इफ यू सी द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम या द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज सच इज डोमिनेटेड बाय 4 बेसिक फैक्टर्स. इसमें हम ज्यादा रियलिज्म, न्यूलिबरलिज्म, जितने बड़े बड़े थ्योरीज है उसको साइड नहीं करेंगे, बट बहुत बेसिक टर्म से समझेंगे. तो इसमें 4 पैरामीटर्स या 4 आर्म्स होते हैं फॉर एनी इंटरनेशनल सिस्टम टू फंक्शन वेल. द फर्स्ट आर्म इज सॉवरेंटी. सॉवरेंटी इज द एटॉमिक यूनिट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. जब मैं बोलता हूं सॉवरेंटी इज द एटॉमिक यूनिट, व्हाट डज इट मीन? Every country has the autonomy and independence to decide for itself. जैसे if you look at the preamble of India, when India became a republic and adopted its own constitution, first word if you see, it is sovereign. Sovereign socialist democratic republic. Sovereign means a country has his own right, it is his own right to decide for itself. कोई तीसरा पावर, जैसे कोलोनियलिज्म के वक्त था, ब्रिटेन वाज रूलिंग ओवर इंडिया. इसका मतलब क्या है? द डिसीजंस वर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नॉट बाय समवन रिप्रेजेंटिंग इंडिया और फ्रॉम इंडियन. तो सोवरेंटी इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि अगर एक कंट्री सॉवरेन नहीं है तो आप खुद के लिए डिसाइड नहीं कर पाओगे. एंड इंडिया चाइना especially guard this sovereignty as well like any other sovereign independent nation. इसीलिए आप देखोगे अभी हम इंडिया चाइना एक्सेस की बात कर रहे हैं, बट 2020 से जितने न्यूज आए हैं, गलवान क्लैश हुआ, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, जितने skirmishes across the border that have happened, there is no talk of that right now and in this particular article. ये क्यों नहीं है? Because at the end of the day, the decisions which we take, it is based on our sovereign power. It is based on our national priorities. अभी एक कंट्री अपना सॉवरेंटी प्रोटेक्ट कर कैसे सकता है? अगर उसके पास पावर हो. What kind of power? Economic power, military power, power to defend itself against its enemies. So you are safe as long as you are strong. तो सॉवरेंटी के लिए एक कंट्री को चाहिए पावर. नाउ अगर देर आर से 50 कंट्रीज एंड दीज 50 कंट्रीज डिसाइड एक साथ आके कि वी विल फॉलो सर्टेन रूल्स एंड इट विल अप्लाई अक्रॉस अस 50 कंट्रीज, देन एन ऑर्डर इज एस्टेब्लिश्ड कि कोई रैंडमली कोई पावरफुल कंट्री एक छोटे कंट्री पे अटैक नहीं करेगा. दिस इज द काइंड ऑफ ऑर्डर एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, सो दैट देयर इज प्रोस्पेरिटी. जब ऑर्डर है तभी वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते रहेंगे, और जब कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते रहेंगे यू विल यूज योर रिसोर्सेज फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट.
और इसी ऑर्डर के चलते इफ यू सी अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन फॉर्म्ड. इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. एंड इफ दोज रूल्स, ये ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए आप कुछ रूल बुक डिसाइड करोगे, उसमें जो रूल्स लिखोगे आप, इफ दैट इज सीन एज फेयर, किसी की तरफ बायस नहीं है उसका, इफ दैट इज कंसिडर्ड एज फेयर, देन ये ऑर्डर जो है इट विल बी एक्सेप्टेबल बाय एवरीबडी. सो दीज आर द फोर लिम्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. नाउ अगर मैं ये बात अभी यहां से इस डिस्कशन को और थोड़ा लेवल ऊपर लेके जाऊं, तो ये जो ऑर्डर है, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, 80 years कंप्लीट हो रहा है. When United Nations was first formed, essentially a number of countries across the world decided that an order is necessary. Otherwise, situations like World War II will be repeated. And why each and every country followed this particular order? Because the rules were considered fair. Rules were not कि it is biased against somebody. So it was considered legitimate. Problem कहां पे start हुआ? When China started emerging as a new global power center. A lot of markets, companies, services started depending upon the Eurasian nations, or say like an India. A lot of big tech companies depended on countries like India for their profit. At that time, and sadly during that phase, Trump also came to the power. And it started MAGA. अभी द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इसने ट्रम्प 2.0 ने इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया, इट वाज हाईली डिसऑर्डरली. तो जो हमारे लिम्स थे 4, उसमें जब ऑर्डर आउट ऑफ क्वेश्चन चला गया ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, द लेजिटिमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस which were established since long started getting questioned. And in that respect, it is said that global governance needs a new orientation. It is no longer the world of 1945. It requires a new direction depending upon the present realities, where the Asian nations like India and China hold ample amount of economic and political power. ये बात समझना बहुत नेसेसरी है, नॉट जस्ट फॉर टुडेज आर्टिकल बट फॉर एनी इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक वी टेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. तो हमने ऑर्डर की जो बात की, हम अभी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देखें, इसके ज्यादा टेक्निकल ये याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. 1648 तक नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था. 1648 तक usually it was ruled by empires. Religion used to play a major role. After the 30 Years War in Europe, the Treaty of Westphalia was signed. बस इतना जान के रखो कि Westphalian model established the concept of nation states. The European nations were majorly powerful और वहां से emerge हुआ the concept of sovereignty. Now, in 1945, after the World War II, Bretton Woods model came into picture, जहाँ पे other organizations and other concepts like free trade came into the international relations के debate. During this time, you can say economic power or capitalism came again in the discussions and debate and in the policy discourses. Similarly, the author says 2020 के बाद the world requires a new model, which is a Eurasian model that is Asia led. Asia led मतलब due to this reason, India-China axis is going to be very important. This is the fundamental perspective of this article. ये पर्सपेक्टिव समझ लिए, उसके बाद जो हुआ, दोज आर फैक्ट्स, एंड दोज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज हम बात किए इंडिया चाइना एक्सेस के बारे में.
For India-China axis, the diplomacy between India and China needs to be studied. And the author says कि इन दोनों के बीच का जो relation है has been primarily dictated by something called as leader level diplomacy. Leader level diplomacy मतलब where the personalities or the leaders of both the countries have had an impact on the diplomatic relationship of both the countries. So that is why V Modi interactions in this context is very important to study. अगर आप 2014 से देखो, इसका टाइमलाइन चालू होता है. In 2014 was declared as the year of China-India friendly exchanges. Now during that time, Z visited India, including Ahmedabad, which was RPM's hometown. Now during this time, a joint statement on building an even closer partnership for development was signed. Then came 2015. This was Modi's first visit to China. Now, obviously, Z himself hosted him at Xi'an, which was again his hometown. This essentially strengthened the personal rapport between both the leaders. Then came 2016 से 19 के बीच में multiple meetings were held at BRICS, G20 and SCO summits and frequent high level coordination. फिर कोविड पैंडेमिक के दौरान communication was limited usually to calls and emails, but there was a diplomatic continuity. And in 2023 August, Johannesburg BRICS summit happened where there was a face-to-face meeting resumption and there was talks on bilateral stability क्योंकि इन दौरान कुछ standoffs border पे हो चुके थे. So our focus was more on stability. And then 2024 October में 16th BRICS summit at Kazan, a bilateral meeting was held where it was agreed that improvement in relations is required. So you understand, despite having a number of conflicts on the border, you can see a constant approach of both the nation to improve the relation and keep the conversation and continuity in the diplomatic relations. और इसका अगला बेस्ट एग्जाम्पल है 2025 Tianjin Shanghai Cooperation Organization Summit. So this was the 19th V Modi meeting together. Now, what did this particular summit focus on as far as India-China axis is concerned? First, it focused on global governance, bilateral ties between India and China, and future of multilaterals. Now, in this context, the bilateral ties, it was said, will be considered successful only when there is an increase in multipolarity and multilateralism, and considering the strategic weight of Asia and Eurasia is increasing, it is necessary for this bilateral axis to succeed. So what I want to tell you here is, जो हमने यहाँ पे बात की, basically this is the most important slide of the entire lecture which we are having. अगर ये चीज आपने समझ लिया, you will understand why India China are taking this particular route और इसके बाद जो हम facts पढ़ रहे हैं. Now during this summit, Xi Jinping presented with 4 proposals. First, it talked about strengthening strategic communication and deepening the trust, expand exchanges and cooperation for mutual benefit, and accommodate each other's concerns to maintain peace and harmony. Along with that, they focused on enhancing multilateral coordination to safeguard shared interests. In reply, what did Indian Prime Minister say? Peace and stability in border regions have been maintained. Direct flights to resume, which resumed this month, and it stressed that relations are back on a positive trajectory. तो ये वाला as such आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. I just wrote it down to show the complementarities and parallels how India and China together also are wanting a similar axis, because they also understand, the leaders, that the present global order needs a new axis from where the global governance can be handled. And in this context, Xi Jinping presented
with the idea of global governance initiative, which would be presented this at Tianjin summit itself. Now it is focused on 5 basic principles. First, sovereign equality, where there is no right of any third country to interfere in the workings of another country. Then you have international rule of law, multilateralism, people centered approach. People centered approach मतलब क्या है? The development of the people and what are the priorities of human development of their own countrymen, that should be the approach. Then you have, it should focus on topics which show real results. Real result जैसे climate change हुआ, poverty हुआ, hunger हुआ. So these should be the focus of discussions. Now this global governance initiative is very important for your prelims. बाकी जितना हमने पढ़ा है, you can use that on any question related to India and China. Directly usually global order के ऊपर question आना मुश्किल है, but yes, when I say this particular slide, you can use them when UPSC throws a bouncer at you. जैसे इस बार ईस्ट वर्सेस वेस्ट का पूछ लिया था GS2 में. You require a little bit of context या background चाहिए आपको वैसे questions handle करने के लिए. So this was our first article. Now we will come to the rotavirus vaccine effective against gastroenteritis in children, says a study. Now यहाँ पे if you see that particular article, first let us understand what is rotavirus. It is a particular kind of virus which results in severe diarrhea amongst children especially newborns. ये जो severe diarrhea होता है इसी को मान लीजिए gastroenteritis बोलते हैं. अभी इसके लिए जो वैक्सीन है that is Rotavac vaccine. Now this is, understand, it is an indigenous vaccine. इस पे नो डाउट काफी सारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिलके किया है, बट स्टिल दिस इज कंसिडर्ड एज एन इंडिजिनस वैक्सीन मेड बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. अभी इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? एक भारत बायोटेक, देन यू हैव डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये जो वैक्सीन है, व्हेन न्यू बॉर्न बेबी इज बॉर्न, तो उसके 6 हफ्ते, 10 हफ्ते एंड 14 वीक्स 3 डोजेस में दिए जाते हैं. अंडरस्टैंड, रिमेंबर दिस, 6th, 10th and 14th week. Now a new, there was what the news tells us, a new study had happened which showed that जो पहले क्लिनिकल ट्रायल्स के वक्त, ये जब वैक्सीन का इनिशियल बनने के बाद जब क्लिनिकल ट्रायल्स होता था तो उसने 54% एफिशिएंसी दिखाया था. अभी ये जो प्रेजेंट स्टडी है इसने ग्राउंड लेवल पे एम्पिरिकल डेटा ला के भी ये देखा कि एग्जैक्टली द सेम 54% ही इसका इफेक्टिव रेट है. दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि दिस वैक्सीन, द वे इट वाज प्रोड्यूस्ड एंड ट्रायल्ड, it shows results on ground as such. So this is an example of a successful indigenous venture, because the study, as it said, lab में जो प्रदर्शन था इसका, वो प्रदर्शन रियल लाइफ में भी है, and it has been able to reduce severe diarrhea amongst, या रोटावायरस की वजह से जो severe diarrhea होता है amongst children. Now one thing which you should be knowing is this was included in India's universal immunization program. Now this is a Ministry of Health program. What does it do? जो diseases, there are total 12 diseases. You can go and check what are these 12 diseases. Now the diseases जो भी इसके अंदर include होते हैं, वहां पे जो वैक्सीन दिया जाता है या इम्यूनाइज जो किया जाता है बच्चों को, so that is provided free of cost. Then we come to the next article. So this article says resolution of Palestinian question necessary for IMEC, Egyptian Foreign Minister. Now इस particular article में हमें दो चीजें जाननी है, which is again important with respect to our prelims. First, IMEC, इसका हमने क्लास कुछ दिनों पहले लिया था, but we'll take it again so that revision हो जाए, because this is very very important. And second, you have the Suez Canal
economic zone. Now, this is the first strategic dialogue between India and Egypt, between Prime Minister Modi and Foreign Minister Badr Abdellati. Now, what essentially the Foreign Minister of Egypt has said कि हमें पता है आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इन्होंने बोला है सिंस आईमेक passes through the Middle East, a peaceful Middle East is very, very important for the successful completion of IMEC. Else there will be constant security concerns. IMEC पहले अनाउंस हुआ था, हमने बात की थी G20 समिट दिल्ली में 2023 में, बट काम इस पे रोक दिया गया था बिकॉज इजराइल और हमास के बीच में बॉम्बिंग्स एंड द रिजल्टिंग वॉर स्टार्टेड. So now exactly Egypt has again said that the peace or a peaceful Middle East is very necessary for the successful completion of this IMEC. IMEC को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर announced in 2023 G20 summit Delhi. Now who are its founding members? This is interesting because India, United States, Saudi Arabia, United Arab Emirates, European Union and 3 European nations, France, Germany and Italy. These all are the founder members. Now what are its purpose? To promote economic development and inter-regional connectivity. Between whom? यहाँ पे एशिया रहा, इंडिया, you have Middle East through a maritime corridor and through this again it is connected to Europe through maritime corridor. Now this is why this is so important from two perspectives. First is strategically and economically. Strategically important क्यों है? First it counters BRI. Then it strengthens, BRI क्या है? Belt and Road Initiative of China. Then it strengthens connectivity with Gulf. Then it enhances maritime and logistics security and support India's Act West policy. Economically क्या है? Trade efficiency, energy cooperation, green energy, again वही same चीज है. एक बार you solve the problem of logistics through multimodal routes. Multimodal routes मतलब not just maritime, not just railway, but multiple aspects. Then any form of economics gets a boost. Now, what are the key components of IMEC? One, maritime connectivity, increase in sea routes between India and Arabian Peninsula. Second, increase in rail connectivity because it has a planned high-speed train between UAE ports to Haifa. Now, Haifa is located in Israel. Mark here, Haifa port is located in Israel. And this is an important component of IMEC, and that is the reason why the Egyptian minister has said that peace in the Middle East is very necessary for the successful completion of IMEC. Then you have infrastructure components जिसमें included है a clean hydrogen pipeline, electricity cable, undersea cables and logistics hubs. Now we come to the committee. Now जो BS Chauhan committee है, Justice BS Chauhan committee, that is important from the perspective of a prelims and specifically prelims. But let us go through what happened exactly on the protest. Protest September 24th को हुआ. September 24th में उसका culmination हुआ, ये बोल सकते हैं. It led to violence and it led to killing of 4 people. Now ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें 2 एसेंशियल बॉडीज थी. वन वाज ले एपेक्स बॉडी विच इज प्रिडोमिनेटली बुद्धिस्ट डोमिनेटेड, और जो कारगिल सेक्टर है उसमें जो बॉडी था दैट वाज KDA, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस. नाउ फॉर द डिमांड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन both these bodies are united. अभी उनके डिमांड कौन कौन से थे? उनके 4 डिमांड थे.
फर्स्ट, सिक्स्थ शेड्यूल में इंक्लूजन, सेकंड, डिमांड फॉर स्टेटहुड, थर्ड, reservations in jobs. Why reservation in jobs? Because it is the Ladakh is suffering from a lot of unemployment, and then it wanted political representation at the parliament, increase in political representation. Now इस सब के एस्पेक्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है सिक्स शेड्यूल. वाई सिक्स शेड्यूल? और आपने देखा होगा कि जब यूनियन टेरिटरी लद्दाख बना था, तब they were rejoicing, the Ladakh people, and suddenly the tide turned. The reason being, Ladakh essentially उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके पीपल के प्रोग्रेस हुए, या द इश्यूज विच कंसर्न द लद्दाखी पीपल हमेशा श्रीनगर और कश्मीर के पॉलिटिक्स के अंदर बंद के रह जाता था, बिकॉज इट वॉज नेवर एबल टू कम टू द फोर फ्रंट. नाउ व्हेन टू यूनियन टेरिटरीज वर कार्व्ड आउट after revocation of Article 370, they felt that they will have more independence, more autonomy in deciding for their own issues, but that is what it did not happen, because जो Article 370 के revocation के बाद it started getting governed by the union through a lieutenant governor who was placed in Ladakh. So that is why they demand sixth schedule for more autonomy. which sixth schedule है क्या? इसमें अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं? इसमें 4 स्टेट्स हैं अभी, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. इससे फायदा क्या होता है? यू हैव योर ओन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एंड दिस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैज द राइट to decide for itself. It has to decide laws for itself, because these laws are based on the customs of those areas. So this is the first aspect. इसके अलावा और एक फिफ्थ शेड्यूल भी है. फिफ्थ शेड्यूल में you have tribal advisory bodies, whereas यहाँ पे सिक्स शेड्यूल में you have a more stronger sense of independence, which is through autonomous district councils. Now this is the एंटायर सिनारियो ऑफ ले. तो अभी जब सितंबर 24 को ये पर्टिकुलर वायलेंस हुआ, उसके बाद दिस वाज वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द टू बॉडीज जो हमने पढ़ा, कारगिल और ले के जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थे, दे डिमांडेड अ जुडिशियल प्रोब हैज टू बी मेड, एंड इट हैज टू बी वन ऑफ द डिमांड्स टू रिज्यूम द टॉक्स विद सेंटर. तो एसेंशियली जो इश्यूज डिस्कस करने के लिए सेंटर के साथ उन्होंने पहले जो कंडीशन रखा था कि देयर हैज टू बी अ जुडिशियल प्रोब, और इसी जुडिशियल प्रोब को इफेक्ट करने के लिए जस्टिस BS चौहान कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड. यहाँ पे खाली बेसिक्स जानना है कि क्या हुआ है और जस्टिस BS चौहान कमिटी का क्या रोल रहेगा. आगे जब रिपोर्ट आएगा और वो जिस पॉइंट्स पे बात करेगा, वी विल एक्सप्लोर दैट इन द कमिंग लेक्चर्स. Now we come to the next article, which talks about US trade body moves court over Trump's H-1B fee hike. तो इसमें हुआ क्या है? The US Chamber of Commerce has filed a lawsuit which has challenged Donald Trump administration's fee, जो $100,000 का फी था on the new H-1B visa applications. Because उसने रीजन क्या दिया है? उसने रीजन दिया है existing provisions. अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू H-1B वीजा, इट इज बेस्ड ऑन एन एक्ट कॉल्ड एज इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट. तो द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट रेगुलेट्स H-1B वीजा एप्लीकेशंस, और ये एक्ट बोलता क्या है कि फीस उतना ही हो सकता है दैट इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन. दिस $100,000 इज टू रैंडम एंड टू हाई. और किसके लिए हाई है? दिस इज हाई फॉर द स्टार्टअप्स जिनको आउटसाइड हाई स्किल्ड लेबर्स चाहिए इन देयर कंपनीज. या $100,000 शायद बिग टेक कंपनीज लाइक अ मेटा और गूगल वोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू पे फॉर, बट द स्मॉल स्टार्टअप्स
who require specialized labor, they will find it hard and it will ultimately hamper the US businesses. So these are the two reasons what US Chamber of Commerce has given. पहले देख लेते हैं H1B visa है क्या? These are essentially work permits that allows US companies to employ foreign professionals in specialized fields. अभी ये specialized fields कौन कौन से हैं? टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। और ये जब पहले H1B वीजा आया था इन यूएसए, इसका बेसिक इंटेंट था टू हेल्प द स्मॉल अमेरिकन बिजनेसेस ग्रो, कि अगर कोई हाईली स्किल्ड लेबर अमेरिका में हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वी कैन ब्रिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। Now this particular measure which Trump 2.0 has taken, it violates against the basic intent of why this visa was introduced. दूसरा चीज जो यहाँ पे जानने की जरूरत है is the impact. अभी इम्पैक्ट इंडिया पे तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा होगा, और ये क्यों होगा? बिकॉज मोर देन 70% ऑफ ऑल द H1B वीजा होल्डर्स इन यूएस आर इंडियंस, and TCS is the second largest company. और यूएसए पे इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? जैसे हमने बात की, स्मॉलर फर्म्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू हायर that depend upon global talent to grow. यहां पे जो एक पर्सपेक्टिव आपको देखनी है, दैट इज अगर कोई क्वेश्चन आता है विथ रिगार्ड टू प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, या ये डिबेट को कंसर्न करता है कि प्रोटेक्शनिज्म बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तो इसके सपोर्ट में आप ये वाला केस स्टडी दे सकते हो विथ रिगार्ड टू द H1B वीजा फी हाइक। So those were the articles for today. As I said, today was a relatively shorter lecture because as such news कम आ रहे हैं. There are some news, एक दो है जो शायद आज उनका relevance नहीं है, but next week उनका relevance रहेगा. तो then and there we'll take up those issues. So let us meet post Diwali. Wish you all a very happy Diwali and make it safe and make it fun. Thank you.